और पढ़ाई से हाँ जी, इधर देखिए भाई, सभी सबको पता है चेंज ऑफ ओरिजिन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ना चेंज ऑफ स्केल से फर्क पड़ रहा। बस फर्क जो है वो इस बात का है कि दोनों चेंज ऑफ स्केल के साइन क्या है। क्या बोला? दोनों चेंज ऑफ स्केल के साइन क्या है? साइन क्या है, यही लिखा था ना ऊपर। ये फॉर्मूला तो खैर ठीक है, बता देंगे आपका। इसमें बेसिकली आपको बस एक चीज याद रखनी है। यहां पे देखिए, इन्होंने आईसीआई में एक फॉर्मूला भी ऐसा बना के दे रखा है। बी डी से बी डी क्या हो गया? कैंसिल हो गया। बी इंटू डी से बी इंटू डी क्या हो गया? अब यहां पे देखो, एक दो रिजल्ट आएंगे। केस वन आएगा आर एक्स वाई बराबर आर यू वी। आर एक्स वाई बराबर आर यू वी, बीडी से बीडी कैंसिल। बट ऐसा होगा तब इफ बोथ change of scale if both change of scale B and D are of same sign। क्या बोला? आर ऑफ सेम साइन। ये है ना बी और ये रहा डी। शॉर्टकट है ये। अगर आपका इसमें क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि अगर आपने एक्स में चेंजेस किए और एक्स में चेंजेस करके आपने क्या निकाल दिया? यू। वाई में चेंजेस करे और वाई में चेंज करके क्या निकाल दिया आपने? वी। तो वो पूछ रहा है कि क्या अब यू और वी के लिए दोबारा से हमें कोरिलेशन निकालना पड़ेगा? क्या यू और वी के लिए दोबारा से ये वाला मेथड लगाना पड़ेगा जो आपने शुरुआत में एक्स और वाई के लिए सिखाया था? तो हमने कहा नहीं, हमारे पास एक शॉर्टकट तरीका है। आइए बताते हैं। तो हमने कहा कि नहीं, एक शॉर्टकट तरीका है, और शॉर्टकट तरीका यह है कि आपका एक्स और वाई का और यू और वी का कोरिलेशन आप बिना दोबारा से डिटरमिन करे निकाल सकते हो। कैसे? सुन लो भाई। ऊपर प्रॉपर्टी ये कहती है कि सर प्लस माइनस करा, मल्टीप्लाई डिवाइड करा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सारा खेल बस इस बात पे है कि जो आपका चेंज ऑफ स्केल था वो दोनों चेंज ऑफ स्केल के साइन क्या है। देखो लाइन भी लिखी हुई है, बट डिपेंडिंग ऑन द साइन ऑफ स्केल फैक्टर। तो हमने कहा बताओ फिर। यहां पे एक फॉर्मूला बना के दिया गया हमें, हमें इस फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं है। और यहां पे बस एक याद रखना आप, आर एक्स वाई बराबर आर यू बी, दोनों कोरिलेशन बराबर होंगे, यू वी के भी और एक्स वाई के भी। अगर दोनों चेंज ऑफ स्केल कैसे हुए? सेम साइन। कैसे हुए दोनों चेंज ऑफ स्केल? सेम साइन। और दोनों नेगेटिव हुए तो भी दोनों बराबर है, दोनों प्लस क्या है तो भी बराबर। लेकिन दूसरा केस ये है, दूसरा केस ये है कि आर यू वी नए वाला कोरिलेशन बराबर होगा माइनस आर एक्स वाई के। कब होगा ऐसा? जब दोनों के दोनों चेंज ऑफ स्केल आर ऑफ डिफरेंट साइन। आर ऑफ डिफरेंट साइन।
ये देखो लाइन लिखी हुई है, क्या लिखा है पढ़ो जरा। आर एक्स वाई एंड आर यू बी बीइंग द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई एंड यू बी रिस्पेक्टिवली। और क्या कहता है नीचे देखो जरा क्या लिखा हुआ है, न्यूमेरिकली द टू कोरिलेशन कोएफिशिएंट रिमेन, यानी कि हमेशा दोनों के वैल्यू हमेशा कैसी रहेगी, सेम। दोनों की वैल्यू हमेशा कैसी रहेगी, लेकिन बस एक चीज है, बट क्या चीज अलग है, दे वुड हैव अपोजिट साइन ओनली व्हेन बी एंड डी द टू स्केल्स डिफर इन साइन। अब बता शायद क्लियर है। जैसे कि बी मल्टीप्लाई हो रहा है, डी डिवाइड हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस साइन सेम होनी चाहिए। कह रहा है बी, अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे बी से भी डिवाइड कर रखा है और डी से भी, कहता है अगर डी से मल्टीप्लाई कर दो। मैंने कहा मल्टीप्लाई डिवाइड से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, साइन बस देखना है, दोनों प्लस के हैं या दोनों माइनस के हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम रहेगा। अगर एक प्लस का और एक, तो बस क्या होगा, वैल्यू सेम लेकिन साइन पक्का। अब आओ इस पे जज करते हैं क्वेश्चंस कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे और तुमसे वो हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। भव्य, दिव्यम, प्रिया, संचिता, क्लियर था जो बताया अभी, जल्दी से रिप्लाई करो। आइए क्वेश्चन करते हैं। यस सर। ये लो भाई, ये है क्वेश्चन। और सबसे पहले भाई कोई लिखने की जरूरत नहीं, ये बताओ, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, चलो, u इक्वल टू -5x + 6, और यहां लिख देता हूं 3y - 20 इज इक्वल टू 7। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, v इक्वल टू 3/7 y -20/7। जल्दी से हर एक बच्चा बताए, जल्दी से हर एक बच्चा बताए, x का चेंज ऑफ स्केल, नंबर भी मत बताना, सिर्फ ये बताना साइन। x का चेंज ऑफ स्केल, y का चेंज ऑफ स्केल, क्योंकि यहां पे आपका कोरिलेशन RXY क्या दे रखा था, आपसे पूछा जा रहा है RUV, बताओ क्या होगा। क्लियर है सभी को। दीपांश, हमदान, ये आपको बेटा हुआ, समझ में आई ये बात, ठीक है। शाहिद, आलम, ठीक है सभी को, चलिए ठीक है देव। अच्छा, क्वेश्चन नंबर अगला, ऐसा ही क्वेश्चन पेपर में आएगा, पहले ही बता रहा हूं, और पक्का आएगा कोरिलेशन का। तो इधर देखो, यहां पे मैंने जो तरीका बनाया, इन्होंने क्या करा, कहते हैं काम करते हैं, तरीका ही चेंज कर देते हैं, सर का तरीका फेल करवाते हैं। मैंने कहा कैसे करोगे, कहते देखो, ये इक्वेशन दे दी, आप सबको दिख रहा है, एक्स में चेंजेस दिख रहे हैं। यस सर। यहां तक ठीक है। अब मेरी बात सुनो, यहां पे कोरिलेशन कोफिशिएंट भी बता दिया एक्स और वाई का, अब आपसे पूछा जा रहा है कोरिलेशन कोफिशिएंट। मैंने कहा यार एक्स का चेंज बताया, वाई का भी तो बताओ, कह रहे वाई में करा ही नहीं चेंज। तो अब मेरा जो तरीका था वो तो फेल हो गया। मैंने तुम्हें क्या याद करवाया कि जब आपका दोनों में चेंज ऑफ स्केल प्लस के हो
तो साइन चेंज नहीं होगा। दोनों में चेंज ऑफ स्केल माइनस क्यों, तो भी साइन चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर एक प्लस और एक तो साइन चेंज हो जाएगा, यही बताया था। अब मेरा तरीका फेल हो गया क्योंकि एक ही जगह चेंज करा, दूसरी जगह चेंज, तो मैंने इसका तरीका चेंज, अपना भी तरीका चेंज करा। मैंने कहा एक काम करता हूं। अच्छा बच्चों, इतना लिख सकता हूं, y इज इक्वल टू 1 × y। यस सर। मैंने, इन्होंने चेंज नहीं करा, मैंने अपनी मर्जी से चेंज ऑफ स्केल कर दिया, और चेंज ऑफ स्केल के नाम पे क्या मल्टीप्लाई कर दिया। अब इससे कोई चेंज भी नहीं हुआ और मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। बताओ x का चेंज ऑफ स्केल बोलो, नंबर भी मत बोलना, सिर्फ साइन। x का चेंज ऑफ स्केल, y का चेंज ऑफ स्केल। अगर कोरिलेशन पहले -0.6 था तो आप बोलो। और यहां पे आंसर आपका कौन सा हो गया, सी। हर क्या चीज बता, क्या उसके बाद जब दोनों चेंज ऑफ स्केल के साइन अलग अलग होते हैं तो ये हो जाता है पहले वाले कोरिलेशन का साइन चेंज हो जाता है। अब पहले कितना था, तो अब क्या होगा। भाई ठीक है, एक काम करो, जरा ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। क्या चीज बताऊं इसमें, बताओ यार, तुम ऐसे कंसंट्रेट क्यों करके क्यों नहीं रखते। ये देखो, यहां पे x के अंदर जो चेंज ऑफ स्केल हुआ था वो यहां लिखा हुआ है। हमने इसे अरेंज करा और u की वैल्यू निकाली, तो हमने नोटिस करा कि x के अंदर मल्टीप्लाई हुआ है किसका, माइनस के नंबर का। किसका मल्टीप्लाई हुआ है। अच्छा, मैंने y का ढूंढने लगा, y में किसका मल्टीप्लाई या डिवाइड हुआ है। इन्होंने कहा हमने y में चेंज ही नहीं करा। और अगर y में चेंज नहीं करा तो y में मैंने अपनी मर्जी से चेंज कर लिया, y को क्या लिख दिया, 1 × y। तो अगर y को 1 × y पूछा तो इसका मतलब क्या हुआ कि y का चेंज ऑफ स्केल कैसा है, पॉजिटिव। x का चेंज ऑफ स्केल, y का चेंज ऑफ स्केल अलग अलग साइन के हो गए। कोरिलेशन का भी साइन चेंज कर दो। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो चलो सभी। होगा ना सभी होते माइनस सभी ऑप्शन किस किस का हो चुका है, ये चेंज क्या हुआ है। ओरिजिन का ऊपर माइनस फाइव हो रहा है और नीचे माइनस है। x की सभी वैल्यू में से क्या माइनस हुआ है, और ये u बन गया। y की सभी वैल्यू में से क्या माइनस हुआ है, और नए नंबर्स का क्या नाम रख दिया। चेंज ऑफ स्केल तो हुआ ही नहीं, यस सर। तो कोरिलेशन पे कोई फर्क ही नहीं है। नहीं है।
चेंज ऑफ स्केल हुआ ही नहीं। चेंज ऑफ ओरिजिन से कोरिलेशन कैसा रहता है? अनअफेक्टेड। चेंज ऑफ स्केल से भी कैसा रहता है? बस तभी फर्क होता है जब चेंज ऑफ स्केल कैसे साइन हो, अलग अलग। ठीक है भैया। हाँ जी, अगला क्वेश्चन करो। चलो ठीक है, ये हो गया तो ये वाला क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर 4 उसी वाले डेटा का यूज किया है, ऊपर वाले डेटा का यूज किया, इसीलिए हटा नहीं रहा। सर सी है तो माइनस सी ऑप्शन अब करा क्या इन्होंने इस बार? एक्स की सभी वैल्यू में 5 से मल्टीप्लाई और वाई की सभी वैल्यू में। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक जगह चेंज ऑफ स्केल प्लस का और एक जगह चेंज ऑफ स्केल। पहले आंसर था 0.93, अब क्या होगा बताओ भाई? कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन या नहीं? देख लो, ये कुछ करने वाले तो है नहीं, पेपर में भी ऐसे आने। लेकिन ये क्या होता है, जैसे अभी तो याद है, अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा है, अभी क्वेश्चन करा दिया, सब कुछ बढ़िया, थोड़े दिनों में भूल गए। तो वो काम अपने जितना मेरे से हो सकता होगा मैं भी बार बार रिवाइज करवाने का करूंगा, आपको तो करना ही करना पड़ेगा, तभी चीजें रहेंगी। ये एक क्वेश्चन है, ट्राई करिए जरा। इसके 4 केस बना दिए, 4 ऑप्शन नहीं है, चारों के आंसर अलग अलग बताने हैं। जैसे मैं बता देता हूं, यहां पे पहला आर एक्स वाई कितना दे रखा है। अब यहां पे देखो क्या हुआ, सबको पता है ये 3 उस तरफ जाके क्या होगा, माइनस का। ये y उस तरफ जाके क्या होगा। तो अब मुझसे अगर नए वाले वेरिएबल u और v के बेसिस पे निकलवाओ, क्या आंसर रहेगा? क्योंकि दोनों चेंज ऑफ स्केल अलग अलग नहीं बल्कि कैसे हैं, सेम सा। ये उस तरफ जाके प्लस, ये उस तरफ जाके क्या कहते हो? अभी ठीक है ये कॉन्सेप्ट? अब इस पे कोई डाउट तो नहीं आएगा? अब आएगा तो ठीक है। ये था आपका कौन सा, प्रोडक्ट मोमेंट मेथड। क्वेश्चन देख लिया आपने कैसे कैसे आते हैं इसके ऊपर। देखो इसमें है तो सही थोड़ा और भी, लेकिन जो अभी तक करवाया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए भाई प्लीज, आइए आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। There are some cases when we may find correlation between two variables, although the two variables are not causally related. इसका मतलब समझो, इसका मतलब यह है कि आप लोगों के, मैंने क्या देखा, आप लोग जिस जिस ईयर में प्राइमरी सेक्शन में थे, स्पेशली नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आपके पेरेंट्स दिखाने लगे कि देखिए सर हमारा बच्चा बड़ा स्टूडियस है, इसके नर्सरी में 90% आए थे। तो मैंने कहा नहीं जी, बहुत मुश्किल से आते हैं नर्सरी में 90%, कुछ बच्चों की तो कंपार्टमेंट आ जाती है। क्योंकि नर्सरी में एक पेपर है जिस रोकते हैं ना, नर्सरी में 2-3 जगह रोकते हैं, पहले नर्सरी में, फिर 9th में और 11th में। 9th 11th में तो रोकते हैं, नर्सरी में भी रोकते हैं। नर्सरी में बच्चे अक्सर फेल होते हैं बेटे ड्राइंग में,
सर्कल नहीं बन पाता। फिर मम्मी घर से वो एक चूड़ी या कंगन भेजती है, फिर उससे बनता है। खैर चलिए। तो अब मुझे एक बात बताओ, नर्सरी में तो बेटा किसी कोई फेल होता ही नहीं है ना? मुझे लगता है सबके 80-90% आ ही जाते हैं, हालांकि 100। नर्सरी का सिलेबस ज्यादा है वैसे। पांच पांच फलों के नाम, पांच सब्जियों के नाम। क्या कह रहे हो? उसके हिसाब से बहुत ज्यादा। अच्छा, लेकिन एक बात यह है, मैंने देखा आज तक कि बच्चों को अगर नर्सरी में पांच याद करवाए थे, आज भी बच्चे पांच को बड़ी फ्लुएंसी में बोलते हैं और पांच के बाद डाउन। आइए एक बार चेक करते हैं। और आयशा आज हमारे बीच मौजूद है, एक बार तालियों से स्वागत। आयशा अब शुरू शुरू हो जा। फ्रूट में मैथ्स की बात नहीं हो रही यहाँ पे, फ्रूट्स नेम बोल जल्दी जल्दी। जल्दी बोल फ्रूट्स नेम। रुक जाओ भाई, 1 मिनट चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। बोलो बोलो। ये अपनी तरफ से ही बनाती है। अच्छा रुक जा रुक जा रुक जा। आप एक काम करो, आप वेजिटेबल नेम शुरू हो जाओ। हाँ शुरू हो जाओ, जल्दी जल्दी। अरे देखिए, ये ये लड़की लाइफ में ना इसमें क्या फायदा उठा रही है, सोच रही है ये। जल्दी शुरू हो। अच्छा तू पहले रुक जा, उसको उसको कुछ मत क्या, तू जल्दी शुरू हो जा। और क्या? लेकिन लेकिन आयशा ने समाव मैनेज कर लिया है ना। हालांकि इसने ये जो कह रही थी ना, नहीं मैं तो कुछ और पढ़ने, ये सोच रही होगी अंदर, ठीक है ना? हाँ हाँ सही है। एक्चुअली मैं ये कह रहा था बस कि थोड़ा टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि आप लोगों को पांच ही आते आते होंगे, बहुत सारे नाम याद होंगे, लेकिन फ्लुएंसी में पांच निकलते हैं। हाँ हिंदी में सारे पता है। फिर तो भिंडी, टिंडे, टमाटर। चले चलो 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 इधर देखो। हाँ जी, वापस से कॉन्सेप्ट पे। अच्छा इधर देखो, अगर मान लिया मैं कहता हूं कि मैंने, तुम्हारे पेरेंट्स ने मुझे, या किसी भी एक बच्चे के पेरेंट्स ने मुझे व्हाट्सएप करा कि सर देखो इस बच्चे के हमारे नर्सरी में इतने मार्क्स आए, फर्स्ट में इतने मार्क्स आए, ऐसे करके। अच्छा, नर्सरी की मार्कशीट में एक चीज होती है कि उसमें ना कितने दिन स्कूल खुला, आपका बच्चा कितने दिन प्रेजेंट रहा, उसका वेट क्या है, उसकी हाइट क्या है, ये सब चीजें रिपोर्ट कार्ड में लिखी होती है। क्योंकि एक प्राइमरी सेक्शन के बच्चे का ये देखा जाता है कि वो मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से क्या कर रहा हो, ग्रो कर रहा हो। तो मैंने नोटिस किया कि एक आप में से किसी बच्चे की रिपोर्ट कार्ड थी, मैंने उसकी हाइट ले ली, कौन सी क्लास की, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, 5-6 साल का डेटा हो गया। और इंडिया की नेशनल इनकम उठा ली उसी ईयर की, उसी ईयर की इंडिया की नेशनल इनकम उठा ली। और मैंने क्या करा, हाइट को मान लिया एक्स और नेशनल इनकम को मान लिया वाई, और कोरिलेशन निकाला। कोरिलेशन आ गया 100% कोरिलेशन। मैंने कहा ये बच्चा नहीं, ईश्वर का अवतार है ना? तो आई थिंक आप समझ गए। और ऐसा नहीं किसी एक बच्चे की, सभी बच्चों की हाइट अगर मैं नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ की निकालूंगा और उसी ईयर की नेशनल इनकम निकालूंगा, सबका कोरिलेशन कैसा आएगा, पॉजिटिव। जबकि किसी पर्सन की हाइट, किसी बच्चे की हाइट और इंडिया किसी कंट्री की नेशनल इनकम आपस में रिलेटेड, क्योंकि ये दोनों एक तीसरे वेरिएबल से रिलेटेड है। और वो टाइम, वो वेरिएबल क्या है, टाइम। वो वेरिएबल क्या है, टाइम। ऐसा जो मैंने एग्जांपल दिया, इस कोरिलेशन को बोलते हैं स्प्यूरियस, यानी कि नॉनसेंस कोरिलेशन। और प्लीज पढ़िए जरा एक बार क्या लिखा हुआ। देयर आर सम केसेस व्हेन वी मे फाइंड कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल जो आपस में रिलेटेड है नहीं।
This is due to the existence of third variable. This is due to the existence of which is related to both the variable under consideration, or such a correlation is known as. Yes, sir. और थ्योरी में पूछा जाएगा, अगर पूछा जाएगा तो बस इतनी सी बात. As an example, there could be a positive correlation between production of rice and iron production in India. बेटा राइस का और आयरन का कोई आपस में रिलेशन, लेकिन ओवरऑल जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे डिमांड बढ़ती जा रही है, चावल की भी और आयरन की भी. तो हो सकता है इनके बीच में कैसा कोरिलेशन आ जाए, पॉजिटिव. तो एक ऐसा कोरिलेशन है स्प्यूरियस. पक्का. अगला, इसके अलावा भी एक पॉइंट है, और जिस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन. क्या कहते हैं जिसको? ये और बेटर माना जाता है, कोरिलेशन से बेटर माना जाता है. ठीक है. और इधर देखो, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या कहता है, इसका मतलब समझ लो. अगर मान लिया मैं आर लिखता हूं, इधर देखो 0.8, पता है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर एक्स में 10 बार चेंज आया, अगर एक्स में कितनी बार चेंज आया, तो वाई में भी कितनी बार चेंज आया, 8 बार. समझ गए? बस इतना मतलब है इसका. इससे बेटर मेजर माना जाता है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन को, और वो होता है आर स्क्वायर. और आर स्क्वायर मतलब 0.8 का स्क्वायर कितना हो गया, 0.64. ये क्या बताता है, सुन लो. अगर कोरिलेशन ये जो था, ये था बेसिकली एडवर्टीजमेंट और सेल्स में, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, और इसका ये मतलब था कि अगर सेल्स में, सॉरी एडवर्टीजमेंट में 10 बार चेंज किया, तो सेल्स में कितनी बार चेंज आया, 8 बार. और ये 0.64 का क्या मतलब है, ये 0.64 का मतलब है कि अगर आपकी सेल्स में चेंज आया, तो 64% चांसेस है कि किसकी वजह से आया, एडवर्टीजमेंट की वजह से. किसकी वजह से? क्योंकि एडवर्टीजमेंट और सेल्स के बीच में ही कोरिलेशन निकाला. वो कोरिलेशन किसके बराबर आया बेटा, 0.8 के बराबर. 0.8 का स्क्वायर 0.64. तो अगर आपका सेल्स में चेंज आया, तो 64% वजह है कि किसकी वजह से आया, और 36% वजह हम बता नहीं सकते. वो पता है कौन से वाले फैक्टर्स हैं, जिनको बोलते हैं अदर थिंग रिमेनिंग. याद करो, लॉ ऑफ डिमांड में या कोई भी चीज हो, हर जगह हम सेट्रस पेरिबस वर्ड यूज करते हैं. तो आपका अगर आर स्क्वायर 0.8 है, तो 64% रीजन तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि 64% रीजन चेंज की वजह क्या है, और लेकिन बचा हुआ 36% एक्सप्लेन. इसीलिए आर स्क्वायर का नाम क्या रखा गया, जितना चेंज आया चेंजेस के पीछे 64% एक्सप्लेन कर सकते हैं, 36% एक्सप्लेन. और यहां पे ये सारा कुछ लिखा हुआ है, पढ़ो जरा एक बार. 10. एक और एग्जांपल है. हाँ जी, पढ़ के बताओ जुनैद, क्या लिखा हुआ. आर स्क्वायर मतलब 0.6 का, और परसेंटेज के चक्कर में 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आया, 36% ऑफ द वेरिएशन हैज बीन अकाउंटेड फॉर बाय द फैक्टर अंडर, कोई एक्स और वाई की बात हो रही है, और रिमेनिंग 64% इज ड्यू टू अदर फैक्टर. और अदर फैक्टर्स कौन से होते हैं, वही सेट्रस पेरिबस. कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन में क्या करना होता है, 1 माइनस आर. ठीक है. और आइए इस पे जरा क्वेश्चंस कर लेते हैं. कैसे क्वेश्चन है, पढ़िए जरा. 0.6 दे रखा है और पूछा क्या है,
वन माइनस पॉइंट सिक्स का स्क्वायर क्या होता है? 36। और 1 में से वन माइनस डी ऑप्शन आंसर है। अगला करो, सेकंड क्वेश्चन। 0.9 का स्क्वायर बताओ। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन पूछा है ना इसने, तो आंसर क्या होगा? 0.8। इस बार नॉन डिटर्मिनेशन थोड़ी पूछा था, जो कुछ बच्चे 0.19 बोल रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3। कर लोगे? ये आपका मैंने ऑलमोस्ट क्या करवा दिया, आपका कोरिलेशन खत्म। अब ये जो आखिरी में शुरुआत में कुछ बच्चे पूछ रहे थे मार्जिनल और कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन, वो आपको समझाया था, थ्योरेटिकल है, बड़े आसानी से समझ में आएगा। ये देखिए, ये डेटा दिख रहा है आप सभी को। ये कुल मिला के 50 बच्चों का डेटा है। 50 बच्चों के मार्क्स है किसमें? स्टैटिस्टिक। और अब इसको, इतने बड़े डेटा को आप इसमें ना स्पीयरमैन लगाने में इंटरेस्टेड होते हैं, ना कॉन्करेंट, और ना प्रोडक्ट मोमेंट जो अभी आप पढ़ के आए। इसके लिए एक चौथा मेथड होता है जिसका नाम क्या होता है? बाइवेरिएट। क्या नाम होता है? तो सबसे पहले क्वेश्चन ने खुद ही बोल दिया है, टेकिंग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन फॉर बोथ द वेरिएबल। और पहला क्लास इंटरवल क्या है? 0 से, क्वेश्चन ने खुद बता दिया। तो मैंने क्या करा, पहले तो एक टेबल बनाई। ये देख लो, ये टेबल क्या बोला था, क्लास इंटरवल कैसे होंगे, यानी कि 4-4 के गैप। मैंने मार्क्स देखे, किसी बच्चे के मैक्सिमम मार्क्स कितने दिखाई दे रहे हैं? कोई और दिखाई दे रहा है क्या? 80-90? अच्छा, 18 और 90। ये ऐसा मैंने टेबल बना दिया। अब मैं रोल नंबर वाइज इनके मार्क्स फीड करता हूं। रोल नंबर 1 स्टैटिस्टिक में 15, मैथ्स में, तो 1 मिनट रुकिएगा और देखिए भाई। हाँ, रोल नंबर 1 के कितने थे स्टैट्स में? 15। स्टैट्स में 15 यहां आएंगे, और मैथ्स में 13 वो यहां आएंगे। तो मैंने यहां पे क्या लगा दिया? एक टैली बार। क्या लगा दिया? एक। रोल नंबर 2 के बताओ, ये किसके मार्क्स है? किसका है रोल नंबर 2 यहां? अच्छा, यहां नहीं है। स्टैट्स में 1 और मैथ्स में, स्टैट्स में 1 यहां पे आएगा, मैथ्स में 3 यहां पे आएगा। क्या लगा दिया? एक। टैली बार याद है ना? 1 2 3 4, याद है ना सबको? रोल नंबर 3। रोल नंबर 2 ने रोल नंबर 3 की नकल करी थी। स्टैट्स में 2 और मैथ्स में कितने? तो यहां पे आएगा। एक और बता रहा हूं बस, फिर रेडीमेड टेबल दिखाऊंगा।
स्टैट्स में 8, मैथ्स में 3। स्टैट्स में 8 कहां पे आएंगे? यहां 4 से 8 में नहीं, बल्कि 8 से 12 में। और मैथ्स में कितने? 3। ऐसे मैं सारे टेली बार लगाऊंगा और ऐसी एक टेबल आपके सामने तैयार हो। वाह, कितनी सुंदर है। क्या कह रहे? अरे रुक जा भैया, थोड़ा पेशेंस रखा कर। समझना नहीं है पहले एमसीक्यू, ये ले दिखा देता हूं, कर लियो। ये लेकर, जब कॉन्सेप्ट ही नहीं पता तो क्या? गलत जवाब। तुम पता क्या चाहते हो? सीखे कुछ ना, आंसर बता दे। मुझे बेटा कुछ नहीं है, बस स्कूल में वो जो स्ट्रिक्टनेस खत्म कर दी है ना, उसका इफेक्ट है। क्या कह रहा है? नहीं भाई, पॉलिसी बनाई जाती है, उसके इफेक्ट आते हैं। तो पॉलिसी बनाई गई कि बच्चों के साथ स्ट्रिक्ट नहीं है हुआ जाएगा, और ऊपर से कोविड हो गया, इफेक्ट आज दिख रहा है। 4-5 साल हो गए, सिर्फ वही बच्चे पढ़ाई करते हुए दिख रहे हैं जो वाकई में बहुत पढ़ना चाहते हैं, नहीं तो बाकी तो अपना, मतलब वो एक्चुअली ऐसा नहीं, वो अपने आप को कम आंकते हैं। उनको लगता है मैं तो इससे भी ज्यादा तेज हूं। होता कुछ नहीं है पर। इधर देखिए प्लीज, ये पूरा टेलीबार बना दिया। अच्छा, इसमें एक चीज देख लो प्लीज, ये लाइन को जरा पढ़ो। वी नोट फ्रॉम द अबव टेबल दैट सम ऑफ द सेल फ्रीक्वेंसी आर, दिख रहा है ना ये? ये कौन क्या चीज पूछ रहे हो बताओ? चलिए ठीक है बेटा। अच्छा, ये लाइन का मतलब समझ में आ गया। इसके अलावा आपका एक चीज और देखिएगा, यहां पे इसे इसे बोलते हैं बाइवेरिएट। क्या बोलते हैं इसे? इसको यहां पे ना दो चीजें चाहिए होती है हमें। एक चाहिए होता है, देखो क्या लिखा है, पढ़ते हैं जरा। स्टार्टिंग फ्रॉम द अबव बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वी कैन ऑब्टेन टू टाइप्स ऑफ यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिवेरिएट मतलब सिंगल वेरिएबल, यूनिवेरिएट मतलब और दो तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन है, एक मार्जिनल और एक। मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन पहले देखो जरा, इसमें एक कैसा दिखाई देगा। ये डेटा देख लिया, फ्रीक्वेंसी देखो 4, 12, 14, 11। आओ यहां पे चेक करो इसे टेबल में। 4, 12, 14, 11, 9। यार ये तो स्टैट्स का डेटा लिख दिया इन्होंने। ऐसा जैसे स्टैट्स का डेटा लिखा है, ऐसा मैं किसका बना सकता हूं? 3, 8, 15, 14, 10। मैं यहां पे लिख देता हूं, यहां पे मार्क्स इन स्टेटिस्टिक थे। अब मैं लिख देता हूं, यहां पे दोबारा नहीं बना रहा, ऐसा ही डेटा बना देता हूं, मार्क्स इन मैथ्स। क्लास इंटरवल तो यही है। यार क्या थी फ्रीक्वेंसी याद है? 3, 5, 8, नहीं 3, 8, 15, 14, 10। 3, 8, 15, 14 और 10। अभी भी टोटल कर लिएगा, कितना आएगा? 50, क्योंकि टोटल स्टूडेंट 50 ही है।